नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। सबके घर के पप्पू और पप्पी कैसे पास होंगे, इसको लेकर परिवार के बीच मंथन का दौर चल रहा है। परीक्षा केंद्र परिवार का सम्मान बचाने की एकमात्र जगह मान ली गई है। स्कूल रणभूमि लग रहे हैं और छात्र चिट की हथियार से लैस होकर गणित फतह पर निकल चुके हैं। दरभंगा वाले रिश्तेदार से लेकर भागलपुर वाले दोस्त तक सबके कॉल लगातार आ रहे हैं। परीक्षा में किसी तरह पास होना ही है, वरना दिल्ली में वो चाचा जो खुद नौकरी के लिए परेशान है, उनको क्या जवाब देंगे कि बच्चे को कम नंबर कैसे मिले, वरना वो आईआईटी में पहुंचने ही वाला था। परिवार की इज्जत दिल्ली तक में न उछल जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है बिहार में। तो बिहार में शिक्षा मंत्री भी परीक्षा में चीटिंग मामले में हाथ खड़े कर चुके हैं। आज उन्होंने कहा कि समाज अपनी भूमिका निभाए। परीक्षा में चोरी सामाजिक भूमिका का ही असर है सर। लड़की की परीक्षा बेटी की शादी का मामला है। जैसे लड़के वालों के स्वागत के लिए पूरा गांव तैयार रहता है, उसी तरह हर विषय में पास कराने के लिए गांव से कोई न कोई नौजवान चोरी कर गांव का मान बढ़ाने को तैयार है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे पास होकर क्या फायदा। सवाल यह भी है सर कि वैसे भी पास हो गए तो क्या कर लेंगे। अमेरिका की रिपोर्ट्स कहती है कि इंडियन ग्रेजुएट्स आर गुड फॉर नथिंग, यानी हमारे यहाँ के ग्रेजुएट किसी काम के नहीं है। गांधी जी वोकेशनल एजुकेशन यानी वैसी शिक्षा की बात कहते रहे जिससे रोजगार मिले। यही बात मोदी जी भी बोल ही रहे हैं और मनमोहन जी भी बोलते ही रह गए। दरअसल परीक्षा में चोरी समाज का सरकार के प्रति विरोध जताने का सबसे छोटा तरीका है। उधर बिहार के किसान अनाज जला रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस जमीन के मुद्दे पर केंद्र को घेर रही है, पर बिहार में देखिए, बिहार में किसान के मुद्दे पर कांग्रेस चुप है क्योंकि सरकार को समर्थन देना मजबूरी है। बीजेपी किसानों का विश्वास जीतने की जगह अन्ना हजारे और सोनिया गांधी को हराने में लगी हुई है। झारखंड में बिजली संकट के आसार हैं, पर चारों तरफ जश्न का माहौल है क्योंकि हम और आप क्रिकेट में जीत चुके हैं, दूसरे देश को हरा चुके हैं। तो आज डीएनए में अपनों से हारने की कुछ खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। देखिए, बिहार में किसान अन्न जला रहे हैं। वो अन्न जिसकी रक्षा के लिए किसान और पूरा परिवार रात रात भर जागने को तैयार रहता है, वही किसान अन्न जला रहा है। वो अनाज जिसे खेतों में लहलहाते देखकर बेटी की शादी से लेकर बच्चे की पढ़ाई का रास्ता खुलता है, उस अनाज से दूर होने की नौबत आ गई है। क्यों? रिपोर्ट दिखा रहे हैं पहले। अन्नदाता हलकान है, सरकार से उम्मीद छूट चुकी है तो अग्नि देवता को अपनी कहानी सुना रहे हैं। उम्मीदें भस्म हुई तो अनाज को भस्म करने का ही फैसला कर लिया। राज्य के कई हिस्सों में किसान धान जला रहे हैं और स्वाहा सरकार के दावे हो रहे हैं। मिट्टी से सोना उगलने के जुमलों की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ बिचौलियों की चांदी है। न अनाज सुरक्षित है, न किसानों की माली हालत। और ये सब तब हो रहा है जब सदन का सत्र चल रहा है और मुद्दा जनहित है। आज़ादी के बाद ये हिंदुस्तान में पहली घटना मैं देख रहा हूं कि बिहार के अंतर्गत किसान टन के रूप में अपने धान जलाने के लिए मजबूर है। उसका कारण है कि किसानों से धान खरीद नहीं हो रही है, किसान परेशान है और इसके चलते हालात ये है कि गरीब किसानों के यहाँ दवा दारू के बिना मौत की घटनाएं सामने आ रही है। सरकार और विपक्ष के बहस के बीच कुछ अहम सवाल सबके सामने हैं। सरकार 12 दिनों में 16 लाख टन धान कैसे खरीद पाएगी? जल्दबाजी में खरीदने की नौबत क्यों आई? क्या जल्दबाजी से बिचौलियों को फायदा होगा? सरकार द्वारा धान खरीद का एक सच ये भी है कि बिचौलियों की चांदी हमेशा रही है। दिन रात की मेहनत के बाद किसान खेत बेचने को मजबूर हो रहा है। कृषि की हालत ये है कि जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी घट रही है और परिवार चलाने के लिए निर्भरता बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि किसान करेगा क्या? कभी आसमान की तरफ टकटकी लगाने की नौबत है तो कभी सरकार से इनायत की उम्मीद, पर सरकार कह रही है धैर्य की फसल लगाए रखिए। बिहार में हालात ये हैं, खेत पानी को तरस रहे हैं और किसान के आंसू बह रहे हैं। कुछ दिन पहले की बारिश ने मुनाफे की उम्मीद को धो दिया, तो अब उपज के बाद भी सूखा है। सरकारें बदल गईं, हालात नहीं बदले। धान हम लोग जला रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट धान बेचने के लिए ब्लॉक पर धान लाएं और यहाँ से करके हम लोग को लौटा दिया गया कि यहाँ सीधा किसान का धान नहीं लियाएगा, यहाँ व्यापार मंडल का लियाएगा और पैक्स का लियाएगा। व्यापार मंडल में जाते हैं तो वहाँ कमीशन मांगा जाता है, पैक्स में जाते हैं तो क्विंटल पर 100, 200, 300 कमीशन मनमानी होता है किसानों के साथ। तो उसमें मजबूर होकर के हम लोग को धान लहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं महसूस करता है। बिहार में एक सच ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में पलायन में तेजी आई है। आंकड़े कहते हैं करीब 20 लाख लोग बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं और जो हैं वो कर्ज के बोझ में डूबे हैं। सवाल ये है कि क्या छोटे किसान के सपने भी छोटे ही रह जाएंगे?
कटिहार से राजीव रंजन, सासाराम से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज आंकड़ों के माध्यम से थोड़ा नीतीश कुमार जी को भी बताने की कोशिश करेंगे। सर, आप पिछले दिनों बहुत व्यस्त थे, हो सकता है आपका ध्यान बिहार पर नहीं गया होगा। आंकड़े आपके लिए आज। बिहार में लगभग 32 से 35 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। राज्य में जीडीपी में कृषि का योगदान करीब 22% है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में कृषि क्षेत्र में योगदान में 5% की कमी आई है। वहीं कृषि विकास दर वर्ष 2013-2014 में -11.58% रही। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि राज्य खेती किसानी के मामले में पिछड़ रहा है। यह हाल उस राज्य का है जहां की 77% आबादी की आजीविका का साधन खेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण का आधार भी खेती है। तो सवाल है कि बिहार में विकास कैसे होगा, लोग कहां पाएंगे अपने आप को। बिहार में सबसे ज्यादा किसान धान की फसल लगाते हैं। इस साल भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ धान का उत्पादन हुआ है, यानी उत्पादन रिकॉर्ड दर पर है। बिहार सरकार ने इस साल क्या किया कि 31 मार्च तक का एक टारगेट रखा। 31 मार्च तक 30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा। लेकिन अभी तक अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो 14 लाख टन धान की खरीदी हो सकी है। अब सवाल है कि 12 दिनों में 16 लाख टन धान कैसे खरीदेगी सरकार। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में पिछले 3 सालों में 210 करोड़ का धान बर्बाद हो गया। खुले में रहने के कारण देखिए 3,44,000 मीट्रिक टन धान सड़ गया। वर्ष 2012-2013 में बिहार विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि धान खरीद में 434 करोड़ का हेरफेर भी हुआ। अब बर्बादी के आंकड़े किसानों से खरीदने के बाद के हैं। अगर किसानों के खलिहानों में ही सड़े हुए धान को जोड़ दें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है और किसान कैसे उसका परिवार चलेगा। अन्न की राष्ट्रीय पैदावार में 6.5% योगदान करने वाले बिहार में कृषि के विकास के प्रति सरकारें उदासीन नहीं है। बीच में एक अच्छा ग्रोथ रेट जरूर आया था, लेकिन अभी मामला नेगेटिव में है और इसी का नतीजा है कि हमारे किसान विकास की रेस में पीछे छूटते जा रहे हैं। खासतौर से छोटे किसानों का जिक्र बहुत जरूरी है। सूबे में महज 45 लाख हेक्टेयर जमीन ही सिंचित है। अगर आप नहरों की सफाई की बात करें तो नहरों की सफाई और उनके किनारों की मरम्मत नहीं होने की वजह से खराब नलकूप हैं और जीर्णोद्धार के अभाव का दंश झेल रहे तालाब की स्थिति भी हमारे सामने है। तो सिंचित जमीन का दायरा कम है, यानी किसानों की जो जमीन है उसको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। क्या करेगा किसान? अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी नहीं है, वास्तव में उसके प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से किसानों के सामने समस्या है कि खेत सींचेंगे कहां से। राज्य अपनी सिंचाई क्षमता का 50% भी उपयोग नहीं कर पाता है और इसके अलावा देखिए उर्वरक का जुगाड़ करना है, तैयार माल को बेचना भी है। ये भी एक चैलेंज है किसान के लिए। किसान कर्ज लेकर खेती करे और उसके बाद तमाम समस्याओं से वो जूझे भी। खेती की ऐसी विकट परिस्थिति के बाद भी देखिए बिहार के किसान खेती करते हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया है उससे तय है कि किसानों का खेती से मोह कहीं ना कहीं भंग हो रहा है या हो भी सकता है। जरूरत है सरकार को इस तरफ ध्यान देने की। सिर्फ कागजों पर ध्यान से काम नहीं चलेगा नीतीश साहब, थोड़ा योजना बनाइए जो धरातल पर उतरे और किसानों तक पहुंचे ही। बाकी विधानसभा के अंदर और बाहर मारामारी का दौर तो हम देख ही रहे हैं। आइए बिहार के किसानों का दर्द भी सुन लेते हैं, खासतौर से सरकार के लिए सुनाना चाहेंगे। ना दाम कहाँ से मिलेगा? अब तो क्या करिएगा, लाचारी है तो कहीं से ना कहीं से अपना खर्चा तो मेंटेनेंस करना है ना जी। तभी तो व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जब गेहूं होता है तो धान लिया जाता है, और जब गेहूं मान लीजिए कि उपज में होता है तो उस समय कोई को पता नहीं रहता है। और जो है खाद लेने जाते हैं तो उसमें काला बाजारी हो रहा है। खाद का कीमत दुगना कीमत पे लेना पड़ता है। पानी है ना, बोरिंग में पानी है, सब तालाब सूख रहा है। अब क्या करें, मजबूर है। घर बैठे इधर ना उधर कर्जदार से कर्ज लेते हैं, ना खाए ना किसी। तो सरकार से लेने जा रहे हैं तो सरकार जो भी है ले देता है, मगर सिरिंज से खून खींच के ले लेता है। टैक्स सरकार ले रही है लेकिन फायदा नहीं दे रहा है सरकार। फसल जब होता है सर, तब फसल जो बेचने के लिए जा रहे हैं और उसमें रेट नहीं मिलता है, दलाली से बेचना पड़ता है। तो किसान अन्न जलाकर खुद को संतोष देता दिखता है, तो राजनीति बस एक दूसरे का या एक दूसरे को विरोध का दिया दिखाने में लगी। मुद्दों पर हंगामे तो हो रहे हैं, पर सिर्फ हंगामे ही हो रहे हैं, समाधान गायब है। सरकार के अपने भी हैं, वो भी उसके खिलाफ हैं। तो हालात यह है कि किसान जमीन पर होकर भी भूखा है और सरकार राजनीतिक जमीन तलाशने में लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानमंडल के अंदर और बाहर
बीजेपी का हंगामा लगातार जारी है। बीजेपी हर दिन एक नए मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है और नीतीश कुमार को निशाने पर ले रही है। क्योंकि 22 महीने से सरकार तो है ही नहीं, सरकार तो ठहरी हुई है। ये सारे लोग 22 महीने से केवल कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़े रहे। ना तो इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, ना विभाग की समीक्षा की, ना उनको काम से मतलब है। उनको केवल इस बात की चिंता थी उनकी गद्दी कैसे बरकरार रहे। और ध्यान रखिएगा, इस 22 महीने में 11 महीने खुद मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने शासन संभाला था। बजट सत्र के 11 दिनों के अंदर सदन में विपक्ष के कई सवाल आए, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो या नलकूप का या फिर स्टेडियम नहीं बनने का। हर बार बीजेपी विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट दिखी। बीजेपी के इस रवैये पर जेडीयू ने उस पर निशाना साधा है। एक चीज़ हमेशा आप जान लीजिए कि सरकार के जवाब से संतुष्ट होना और नहीं होना, या फिर अगर सदस्य संतुष्ट हैं तो उसके आगे की कार्रवाई क्या होगी, यह सारी चीज़ स्पष्ट है और निर्धारित है। इसके लिए सदन नहीं चलने देना, आप ये बताइए कि ये कौन तरीका है, फिर कौन सा जवाब मिल गया। दरअसल सवाल यहाँ नीतीश के सामने बीजेपी का नहीं है, बल्कि उनके खुद के ही विधायक और सहयोगी दल के नेता विभागीय मंत्री के जवाब पर नाराजगी जता रहे हैं। स्टेडियम के मामले में निश्चित रूप से जो जवाब सरकार का आना चाहिए स्पष्ट रूप से, वो मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे और सदन को उनको बतलाना चाहिए था कि आखिर ये सब स्टेडियम में 69 करोड़ जो रुपये खर्च हुए, आखिर उसका सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से और अध्ययन करना चाहिए, ये निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए और सकारात्मक जवाब का देने का कोशिश करना चाहिए। हाल के दिनों में बिजली की दर में वृद्धि की गई है, जिसे आरजेडी सही नहीं मान रही। बिजली का बिल बढ़ना, पानी का बिल बढ़ना या किसानों पे बोझ पड़ना, इसका समर्थन थोड़ी है। नीतीश के मंत्री बीजेपी के हंगामे को गलत बता रहे हैं, लेकिन अपनों की ओर से उठाए गए सवाल का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अमित झा, जी मीडिया, पटना। एक बहुत छोटा सा विराम ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। बिहार में कांग्रेस एक बार फिर उठ खड़ा होने को बेताब है। इसके लिए उसने केंद्र की नीतियों के विरोध को हथियार बनाया है। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में पार्टी के नेता बोधगया से चंपारण तक पदयात्रा पर निकले हैं। पदयात्रा में बिहार के कांग्रेसियों ने एकता दिखाने की या एकता जताने की पूरी कोशिश की है। बहुत दिनों के बाद सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ नजर आए और सबने दावा किया कि बिहार में आने वाला दिन कांग्रेस का होगा। बयान सुनिए। नहीं, देखिए, काम करने में होता है, पद कम होता है, काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। हमारी सबसे पुरानी पार्टी है देश की, तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन किसी भी संगठन में कभी कोई रास्ता बंद नहीं होता है। संवाद खुला हुआ है, रास्ता संवाद करके और भी लोगों का, अगर किसी को लगता है कि सचमुच कोई छूट गया है तो समावेश हो सकता है, उसमें कहीं किसी को। बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे सब सीनियर लीडर ने इस पदयात्रा पर अपना आशीर्वाद दिया है। हम कृतज्ञ हैं शकील अहमद को साहब के, महामंत्री सदानंद बाबू के, अनिल शर्मा जी के, चंदन बागची, KL शर्मा, कृपानाथ पाठक, सब लोग आए हैं और संघर्ष के इस समय में पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट है। ये कांग्रेस के लिए एक नया तोहफा है, नया उत्साह है और निश्चित रूप से इस उत्साह के साथ नया कांग्रेस का निर्माण होगा इस प्रदेश में। बिहार में कांग्रेस फिलहाल किस स्थिति में, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य में कुल 243 विधानसभा सीट हैं और इनमें से कांग्रेस के पास केवल 4 सीट हैं। यानी करीब पूरे राज्य में कांग्रेस बीमार है। लोकसभा की बात करें तो बिहार के वोटर्स ने केवल 2 लोगों को कांग्रेस की तरफ से संसद में अपनी बात कहने का मौका दिया बिहार के संदर्भ में। इसके मायने क्या है? एक बात यह है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उनकी उम्मीद इस पार्टी से बेमानी है। इसकी 2 वजह अब तक सामने आई हैं। एक तो केंद्र में लगातार कांग्रेस का होना और दूसरी बात यह है कि पार्टी का बिहार में अपने दम पर खड़ा होने की बात सिर्फ नारों में रहना। जैसे आप तमाम कांग्रेसी नेताओं के बयान देखेंगे तो पता चलता है कि वो आगे बढ़ने की बात तो करते हैं, पर दूसरे दलों पर निर्भरता का कार्यक्रम भी समानांतर चलता है। तो सवाल यह है कि पदयात्रा की नौबत क्यों आ गई और क्या हो जाएगा इससे?
अभी जो हालात है उस पर गौर करें तो आरजेडी हो या जेडीयू, यानी दोनों दल जिनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, वो दोनों ही दल अपना दम दिखाने की तैयारी में। जेडीयू देखिए लगातार केंद्र के खिलाफ हमलावर है, नीतीश कुमार साहब उपवास कर रहे हैं, तो आरजेडी भी संकेत दे रहा है कि चुनाव के लिए तैयारी करें, गठबंधन हो ना हो, लालू जी भी ये कह रहे हैं। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सवाल नेतृत्व को लेकर है। जहां कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता मैदान में उतर चुके हैं, राहुल गांधी मैदान से बाहर है। यह भी ठीक है कि राहुल कुछ दिनों के लिए बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं, उनकी मर्जी है। पर एक ऐसे समय में जब राहुल गांधी किसानों का मुद्दा उठा सकते थे, वो जनता से कटे हुए हैं। और ये मामला तब और भी अहम हो जाता है जब बिहार जैसे राज्य में आपके साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। किसान के मन में केंद्र के प्रति सवाल पैदा हो रहे हैं, संशय की दृष्टि से किसान केंद्र को देखने भी लगा है। और याद कीजिए तो इसी बिहार में राहुल गांधी अकेले चलने का प्रयोग भी कर चुके हैं। पर अब जब प्रयोग की जमीन बनाने की नौबत आए तो पार्टी का चेहरा गायब है, तो प्रदेश नेतृत्व आपसी झगड़ों में उलझे। सवाल है कांग्रेस कोई कैसे थामेगा। तो फिलहाल एक छोटा सा विराम, तुरंत हाजिर हो रहा है। और अगर आप झारखंड से हैं तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बिजली की व्यवस्था और ठीक हो सकती है। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। झारखंड में बिजली संकट नया नहीं है। मौसम के पारा चढ़ते ही राज्य में बिजली का संकट शुरू हो जाता है। हालांकि ऊर्जा विकास निगम के निदेशक का दावा है कि इस साल सूबे को बिजली संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। पावर ट्रांसफार्मर 5 MVA का और 10 MVA का प्रचुर मात्रा में खरीदाया था। और सारे जितने सब स्टेशन हैं, चूँकि सब तो ओवरलोडेड हो गए हैं, डे बाई डे बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो सारे सब स्टेशन को हम लोग अपग्रेड कर दिए हैं। जहाँ 5 MVA के थे वहाँ 5 MVA लगा दिए गए हैं, और उससे भी 5 MVA से नहीं हो रहा, वहाँ 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। इस तरह से सारे सब स्टेशन, झारखंड के जितने भी सब स्टेशन हैं, सबको अपग्रेड कर दिया गया है। आइए अब एक नजर डालते हैं झारखंड में इस समय विद्युत उत्पादन की स्थिति क्या है। पतरातू थर्मल पावर 35 मेगावाट, तेनूघाट पावर स्टेशन 325 मेगावाट, सिकिदरी पावर स्टेशन 0 मेगावाट, CPP 3 मेगावाट, इनलैंड 56 मेगावाट, सेंट्रल एलोकेशन 329 मेगावाट, DVC 60 मेगावाट, आधुनिक पावर 122 मेगावाट, MPL 0 मेगावाट। इस तरह झारखंड को इस समय 930 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि आवश्यकता 964 मेगावाट की है, यानी आवश्यकता से 34 मेगावाट कम, जो सेंट्रल एलोकेशन से लिया जा रहा है। गर्मी के मौसम में हर साल बिजली का संकट उत्पादन से अधिक आपूर्ति की समस्या के साथ शुरू होता है। सबसे पहले गली मोहल्लों में लगे ट्रांसफार्मर जवाब दे जाते हैं, और फिर सब स्टेशन में लगे पावर ट्रांसफार्मर तापमान बढ़ते ही पावर ट्रांसफार्मर ट्रिप करने लगता है, और फिर बिजली संकट शुरू हो जाता है। गर्मी के मौसम में इस तरह की समस्या ना हो, इसके लिए सरकार ने निगम को 160 करोड़ रुपए दिए हैं। और इधर गवर्नमेंट भी हम लोग को सपोर्ट कर रही है। 160 करोड़ रुपया एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने दिया है, और जो भी मटेरियल वगैरह की जरूरत है वो सब प्रक्रिया में है, उसको प्रोक्योरमेंट किया जाए ताकि गर्मी के समय में विद्युत उपभोक्ताओं को कोई प्रॉब्लम न हो और विद्युत आपूर्ति सही सलामत रहे। निगम का दावा है कि इस साल गर्मी में झारखंड वासियों को बिजली की आंख मिचौली नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो एक कीर्तिमान होगा, और नहीं हुआ तो निगम और सरकार दोनों की फजीहत तय है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची।